तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम लोगों ने हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू किया हुआ है, सही है, और आप लोगों के लिए कंटिन्यू लेक्चर वीडियोस आ रहे हैं। ठीक है, बीच में मेरे एग्जाम्स की वजह से कुछ लेक्चर्स मिस हो गए थे, पर अभी टेंशन मतलब मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, तो अब आप लोग के लिए कंटिन्यू लेक्चर वीडियोस आ रहे होंगे। सही बात है, ठीक है। दो लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है इस लेसन से। कौन सा लेसन से? हमारे सॉल्यूशन वाले लेसन से। 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया हुआ है। हमारा एक सॉलिड स्टेट, हैलोजन डेरिवेटिव और अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जिस किसी भी बच्चे ने अभी तक कोई भी लेसन मिस किया हो जो भी मैंने पढ़ा है, उसे जरूर से जाके देखिएगा। ठीक है, उन लेसन्स को भी देखिए। अगर आपने इसके पहले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो क्या कर रहे हो यार, पहले जाओ उन लेक्चर्स को देखो, उसके बाद सीधा जंप करना यहां पर। ठीक है, देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर्स में हम लोग सॉल्यूशंस और सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। 3 फैक्टर मैंने बताए थे, तीनों ही फैक्टर मैं आप लोग को डिटेल में समझा रहा था कि कौन कौन से फैक्टर किस तरीके से सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सही है, 3 फैक्टर थे मैंने आपको बताए थे। एक नेचर का फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, एक था बच्चों आपका टेम्परेचर, और एक है आपका प्रेशर, जिसमें से 2 फैक्टर हमने लेक्चर नंबर 2 में खत्म किया हुआ है। सही है, आज बच्चों हम लोग करेंगे प्रेशर वाला फैक्टर। ठीक है, कि आखिरकार प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को। और इसी फैक्टर में, इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों हेनरीज लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एज इट इज हेनरी लॉ भी पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। सही है, तो हेनरीज लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आज समझेंगे। क्या स्टेटमेंट है, कैसे प्रूव करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज हम लोग लेंगे हेनरीज लॉ के ऊपर। सही है, तो ये जो लेसन है, ये जो लेक्चर है, ये कंप्लीटली बेस्ड होगा बच्चों हेनरीज लॉ पे। सही है, तो चालू करते हैं बच्चों। वीडियो चालू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। यदि आप लोग हमारे एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए हो तो क्या कर रहे हो यार, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। ठीक है, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे आप लोगों को कई सारी चीजें मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसे डाउनलोड जरूर से कर लेना, अपने फोन के अंदर रजिस्टर कर लेना। यदि आपको कोई डाउट होता है पूरे के पूरे केमिस्ट्री से रिलेटेड, पूरे के पूरे बायोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि बायोलॉजी भी मैंने ही पढ़ाई थी, आप लोगों को नहीं पता है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बायोलॉजी में मैंने ही पढ़ाई थी। तो अगर आपको इन दोनों सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। ठीक है, कई बच्चे वहां पर जुड़े हुए हैं, मुझसे अपने डाउट्स रेगुलरली पूछते रहते हैं, तो आप भी आकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अपने डाउट्स को अपने मन में मत रखना, क्या पता वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, फिर आप सोचोगे कि यार शायद ये डाउट पूछ लेता तो आज मेरे 4 मार्क्स या 3 मार्क्स बच जाते। समझ रहे हो? तो अपने डाउट्स को अपने मन में कृपया ना रखें, डाउट सॉल्व करवा लेना। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, आ जाना। ठीक है, चलेगा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। चलो, क्या पढ़ाया था मैंने आप लोग को? लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे? इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, फैक्टर अफेक्टिंग की बात कर रहे थे। थर्ड फैक्टर हम लोग को शुरू करना है बच्चों, दैट इज नथिंग बट अ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो, अभी तक जितने भी हम लोग फैक्टर्स पढ़े, अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा, वो ज्यादातर सॉलिड या लिक्विड के ऊपर हो रहा था। ठीक है, सॉलिड या लिक्विड के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो सॉलिड या लिक्विड जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, बहुत ही कम डिपेंड करती है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। अगर मैं बच्चों लिखूं सॉलिड या लिक्विड, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी भैया स्पेलिंग गलत हो जाती है यार, सॉल्युबिलिटी जो है बच्चों, सॉल्युबिलिटी इज वेरी स्लाइटली, मैं कह सकता हूं वेरी स्लाइटली डिपेंड ऑन प्रेशर। समझ रहे हो? मतलब इतना कम है कि आप इसे नजरअंदाज कर सकते हो, आप बोलो छोड़ो यार इसको, क्या ही दिक्कत है। समझ रहे हो? तो बहुत ही कम डिपेंड करता है प्रेशर किसकी सॉल्युबिलिटी में, सॉलिड और लिक्विड के। जब आप सॉलिड या लिक्विड का सॉल्यूशन बनाओगे तो उस कंडीशन में आपके प्रेशर इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। पर जब बात आती है गैसियस की, ठीक है, जब बात किसकी आती है, गैस की बात आती है बच्चों, तो उस टाइम पर आपका प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम का भी पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, तो आपने एक चीज समझी होगी कि जब आप सॉलिड या फिर लिक्विड की बात करते हो तो आप कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हो कि भैया सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन इतना है। पर गैस में बच्चों हम लोग कभी भी कॉन्सेंट्रेशन जैसा शब्द नहीं यूज करते, हम लोग कभी भी गैस के लिए
कॉन्सेंट्रेशन जैसा शब्द नहीं यूज करते। हम लोग गैस के लिए यूज करते हैं बच्चों शब्द प्रेशर। ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रेशर। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। सिमिलर सा कंसेप्ट है, देखो सॉलिड में भी सिमिलर सा कंसेप्ट है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉलिड के होंगे उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉलिड का, या फिर सॉल्यूट का कह सकते हो आप। ठीक है, जैसे मान लो शक्कर के अंदर मैंने पानी मिला, अब जितना ज्यादा शक्कर का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा उसके पार्टिकल्स होंगे। सिमिलरली जितना ज्यादा आपके एयर के पार्टिकल्स होंगे ना बच्चों, मैं कह सकता हूं उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। पर एयर में, गैसेस में हम लोग कभी भी कॉन्सेंट्रेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग वहां पर शब्द का इस्तेमाल करेंगे बच्चों प्रेशर, या फिर कहीं कहीं पर हम लोग पार्शियल प्रेशर का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रेशर या फिर पार्शियल प्रेशर एक ही बात है। पार्शियल प्रेशर बहुत ही स्पेसिफिक होता है, समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूं, गैस ए की बात कर रहा हूं, गैस बी की बात कर रहा हूं, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूंगा, बहुत ही छोटा सा, वो एक मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगा रहा है। पर अगर पूरा कलेक्टिवली मैं बात करूंगा तो वो पूरा प्रेशर होगा मेरा, समझ रहे हो? तो कहीं पे पार्शियल प्रेशर आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे प्रेशर लिखा हुआ मिलेगा, पर गैसेस में कहीं भी आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलने वाला लिखा हुआ। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हमेशा गैसेस की क्वांटिटी या फिर उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किसके ऊपर बच्चों? आपके प्रेशर के ऊपर। ठीक है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है आपकी बुक के द्वारा? आपकी बुक कह रही है बच्चों कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी है, आपकी जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? प्रेशर को। समझ रहे हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? प्रेशर को। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ऐसे लिख दो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब अगर आप कोई भी गैस को लिक्विड के अंदर क्या कर रहे हो? मिला रहे हो, और अगर आप ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो तो ज्यादा गैस अंदर जाएगी, ज्यादा गैस सॉल्युबल होगी। अगर आप कम प्रेशर लगा रहे हो तो कम गैस होगी। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, आप लोगों ने कभी स्प्राइट या फिर कोक पिया होगा ना? ठीक है, तो आप देखो उसके अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर भरा हुआ रहता है, सही है? और वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर है? पानी के अंदर मिला हुआ है, इसीलिए हम उसको कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं कि ये वाटर क्या है? कार्बोनेटेड है, सही है? और जैसे ही आप उसको खोलो, जैसे ही आप उसका प्रेशर रिलीज करो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, समझ रहे हो? और जब वो हाई प्रेशर में, अब जब वो ढक्कन बंद है, जब आपने खरीदा वो ढक्कन बंद है, तो उस टाइम पे उस बॉटल के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, उस बॉटल के अंदर प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस पानी के साथ सॉल्यूबल है। वो क्या है? उस पानी के साथ क्या है? सॉल्यूब हुआ है, मतलब मिक्स हुआ पड़ा है, समझ रहे हो? पर जैसे ही आपने वो ढक्कन खोला, आपने प्रेशर रिलीज किया, प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो यहां पे देखो स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। मतलब जैसे ही आपका प्रेशर कम हुआ, आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई? कम हो गई, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लग जाती है। समझ रहे हो? वहां से क्या निकलने लग जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लग जाती है। तो ऐसे ही गैसेस का एग्जांपल है। ठीक है, सो सॉल्युबिलिटी क्या कह रही है आपकी बुक? सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, अगर प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। और ये सिर्फ किसका होगा? हमेशा गैस की ही बात होगी बच्चों। अगर आप गैस एज अ सॉल्यूट की बात करोगे तो उस कंडीशन में ही ये चीज आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। क्या देखने के लिए मिलेगी? इफ प्रेशर इंक्रीज, अगर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो इसका क्या रिजल्ट होगा बच्चों? solubility will also increase। समझ रहे हो? solubility भी क्या हो जाएगी? साथ साथ में solubility भी क्या होगी? इंक्रीज होएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। अब ये जो चीजें हैं ना, solubility डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये किसने बताई थी? देयर वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिनका नाम था हेनरी, और उन्होंने एक लॉ दिया था जिसे हम लोग हेनरीज लॉ कहते हैं, सही है? और उसी लॉ को बच्चों आ जाओ हम लोग अभी पढ़ने के लिए रेडी है। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ जो हम लोग को इस लेसन में हम लोग देख रहे हैं अभी, दैट इज अवर हेनरीज लॉ। किसने दिया था? हेनरी, उनका नाम होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट बाद में पढ़ो, पहले जो मैं बताने वाला हूं वो सुनो। मैंने अभी क्या बताया बच्चों तुमको? मैंने अभी बताया, ध्यान से सुनो, जो मैंने अभी पढ़ा है वही चीज यहां पे लिख रहा हूं मैं। मैंने बोला बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ, किसकी सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है? गैस की। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। इन लिक्विड
क्या होती है बच्चों, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमेशा क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसको, टू द प्रेशर। किसका प्रेशर, गैस का प्रेशर। किसका प्रेशर, गैस का प्रेशर। ये शब्द अभी हम लोग ने यहां पर पढ़े, ये जो मैंने अभी आप लोग को यहीं पर पढ़ा है, सही है। तो ये चीज समझ में आ गई, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, सही है। अब आप जरा इस लाइन को पढ़ो, ये स्टेटमेंट हेनरीज लॉ ने दी थी। हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट है, क्या कहते हैं स्टेटमेंट में, हेनरीज लॉ स्टेटमेंट दैट स्टेट्स दैट सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड वैरीज डायरेक्टली। वैरीज डायरेक्टली मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ द प्रेशर ऑफ द गैस। अब बताओ क्या अलग है, सिंपल सी चीज है ना, हाँ सिंपल चीज है। अगर आप लोग डर रहे थे कि भैया हैरीज लॉ पता नहीं क्या क्या होगा, इट इज वेरी सिंपल, हाँ इट इज वेरी सिंपल दैट, क्या है ये, सिंपल है आपका, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। यही है बच्चों आपका हेनरीज लॉ। अब इस हेनरीज लॉ पे हम लोग एक छोटा सा प्यारा सा स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर मैं सोल्युबिलिटी को एस से रिप्रेजेंट करूं, मान लो अगर मैं सोल्युबिलिटी को एस से रिप्रेजेंट करूं और प्रेशर को मैं पी से रिप्रेजेंट करूं और उनके बीच में बना दूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो क्या ये वही चीज है जो मैंने अभी लिखी, जो मैंने अभी लिखी वही चीज है, दैट इज सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस, सही है। तो अकॉर्डिंग, यहां पे लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों ये स्टेटमेंट बनती है। अब आप लोगों ने 9, 10th, 11th, 12th, 11th में एक चीज पढ़ी होगी कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम लोग हमेशा इज इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन पे यहां पे क्या लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा योर सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू, यहां पे एक कांस्टेंट लग जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट लग जाएगा और यहां पे आ गया आपका प्रेशर। यहां पे क्या आ गया बच्चों, आपका प्रेशर। अब कुछ नहीं है, इस कांस्टेंट को मैं के एच बुला रहा हूं, इस कांस्टेंट को मैं के एच बुला रहा, क्यों, ये हेनरीज लॉ है। तो क्या मैं इस कांस्टेंट को हेनरीज कांस्टेंट कह सकता हूं, है कह सकता हूं ना, ये हेनरीज लॉ है ना, तो इस लॉ को मैं हेनरीज कांस्टेंट कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, ठीक है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, यही है आपका, यही है बच्चों आपका हेनरीज लॉ का इक्वेशन। दिस इज द हेनरीज लॉ इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको पूछा गया एग्जाम में कि स्टेट द हेनरीज लॉ, राइट, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेनरीज लॉ, तो आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले ये हेडिंग डालनी है, आपको सबसे पहले ये लाइन, उसके बाद ये लाइन लिखनी है, फिर ये वाला आपको लिखना है, उसके बाद बच्चों आपको ये स्टेटमेंट लिखना है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ये स्टेटमेंट लिखना है, और उसके बाद आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के ये लिखना है। अब इसके बाद भी कुछ चीजें आपको लिखना है बच्चों, वेयर, अब आपको ये समझाना है कि एस का मतलब क्या है, के एच का मतलब क्या है और पी का मतलब क्या है। तो आपको यहां पे लिखोगे वेयर एस इज इक्वल टू, क्या था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सही बात है, किसकी सॉल्युबिलिटी, गैस की, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। सो इधर हियर गैस इज अ सॉल्यूट एंड लिक्विड इज अ सॉल्वेंट। फिर यहां पे के एच क्या है बच्चों, हेनरीज लॉ है, तो के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। आप क्या लिख सकते हो, हेनरीज कांस्टेंट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कांस्टेंट ऑफ हेनरी लॉ, ऐसा भी लिख सकते हो, कांस्टेंट ऑफ हेनरीज लॉ, सही बात है, ठीक है। और बचा क्या आपका पी क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, इसका है गैस का प्रेशर, बड़ा ही सिंपल, ठीक है। सो दिस इज द हेनरीज लॉ, बड़ा ही सिंपल था, कितना सिंपल था, है? बच्चे से डरते हैं, बच्चे बोलते हैं यार सर समझ में नहीं आ रहा हेनरीज लॉ क्या है, इतना सिंपल तो था। सिर्फ अगर नहीं समझ में आया तो वापस सुनो, हेनरीज लॉ सिर्फ इतना कहता है बच्चों कि आपकी जो, ये देखो सबसे पहली बात, हेनरीज लॉ सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, तो हम लोग सिर्फ गैस की ही बात करेंगे क्योंकि इसके अंदर प्रेशर की बात हो रही है ना, और प्रेशर में सॉलिड लिक्विड तो आता नहीं है, सॉलिड लिक्विड भूल जाओ, प्रेशर बहुत ही कम डिपेंड होता है उनकी सॉल्युबिलिटी, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे गैस की बात कर रहे हैं। तो गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए हेनरीज लॉ आया है। क्या कहता है हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ ने कहा दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वेरीज डायरेक्टली विथ प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो
सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसको? प्रेशर को। किसके प्रेशर के? गैस के प्रेशर के। सही है। फिर आपने ये सेंटेंस लिखा, उसके बाद आपने क्या लिखा? S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, वेयर S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, P इज द प्रेशर ऑफ गैस। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो आप क्या लगाते हो? K, और यहां पे आप डाल दो H। क्यों यहां पे H डाला? बिकॉज ये हेनरीज लॉ है, तो ये जो कांस्टेंट बना है ये भी क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट हुआ है बच्चों ये भी क्या हो गया? आपका हेनरीज। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? तो बड़ा ही सिंपल था, बड़ा ही सिंपल था। ठीक है। नाउ देयर आर सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है बच्चों। देयर आर सम एक्सेप्शन ऑफ हेनरीज लॉ। कुछ ऐसी गैसेस हैं, शरारती गैसेस हैं, जो बात नहीं मानती हेनरीज लॉ का, और वो इस लॉ को तोड़ देती है। अब देखो, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, केमिस्ट्री के अंदर कोई लॉ आ रहा है ना, तो उसके एक्सेप्शन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फिजिक्स के ऐसा नहीं है। फिजिक्स के कैसे लॉज होते हैं, मतलब एप्लीकेबल ही है, और कहीं जगह उसको आप डिस्प्रूव नहीं कर पाओगे। पर केमिस्ट्री के अंदर आप एक लॉ बनाओगे, दूसरा कोई कंपाउंड उठेगा, बोलेगा भैया ये तो लॉ मैं फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि केमिस्ट्री में इतने सारे कंपाउंड है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है कंपाउंड फॉर्म करने की। भैया ये कंपाउंड, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, मिलकर कंपाउंड बना दिया, कुछ अलग तरीके का कंपाउंड बन गया। समझ रहे हो? तो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटी। एक लॉ, कोई ऐसा लॉ उन सारी चीजों को जस्टिफाई अच्छे से कर ही नहीं पा रहा। समझ रहे हो? तो बहुत सारे एक्सेप्शन आपको, ज्यादातर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दुनिया भर के एक्सेप्शन मिलेंगे। ठीक है। सो इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। देयर आर टू गैसेस, one is ammonia which is NH3, और one is कार्बन डाइऑक्साइड, बड़ी फेमस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। ये दो गैसेस हैं बच्चों जो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करती। ऐसा क्यों? बिकॉज ये दोनों गैसेस अगर आप पानी के अंदर डालोगे ना, तो वो पानी के अंदर रिएक्शन कर जाती हैं। वो क्या कर जाती है बच्चों? पानी के अंदर रिएक्शन कर जाती है। कैसे? देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करता हूं अमोनिया की। अमोनिया की बात करता हूं, सुनो। अमोनिया, जब आप बच्चों इस NH3 को रिएक्ट कर रहे हो वाटर के साथ, ठीक है, जब आप इस NH3 को रिएक्ट कर रहे हो वाटर के साथ, तो क्या मैं इसको ऐसे दिखा दूं? ऐसे दिखा दूं? HOH, इट इज ऑल्सो वाटर। सही बात है ना? ये भी क्या है? आपका वाटर ही है। सही है ना? एक्चुअली होता क्या है, दिस अमोनिया इज अ बेस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। सही है। और ये एसिड की तरह कभी कभी एक्ट करता है। तो यहां पे ये वाला जो प्रोटॉन है ना, ये इसके पास चला जाता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और होता क्या है पता है? यहां पे एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा बच्चों आपका NH4। नाउ NH4 इज वेरी अनस्टेबल कंडीशन, बिकॉज आपका जो नाइट्रोजन होता है वो सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है, पर यहां पे वो 4 बॉन्ड बना रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और बचा क्या यहां पे? OH। बचा यहां पे OH, और इस O की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये क्या आ जाता है आपका? नेगेटिव चार्ज। नाउ यहां पर अगर आप देखो, तो अगर आप अमोनिया को वाटर के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे प्रेशर बढ़ा के, ठीक है, आपने प्रेशर बढ़ा दिया, बहुत प्रेशर लगा दिया, ठीक है, आप बोल रहे हो नहीं भैया मुझे हेनरीज लॉ को फॉलो ही करना है, और बहुत प्रेशर बढ़ा के आपने वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व करना चाहा, पर वो डिसॉल्व होगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज दे आर गोइंग टू रिएक्ट। वो क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये कंपाउंड बन जाता है, NH4 बन जाता है, और यहाँ पे OH मॉलिक्यूल बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ रहे हो? और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये इसके अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, ये इसके अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, जब तक एक इक्विलिब्रियम स्टेट ना पहुंच पाए। सही है? सही है? सही है। इसकी बात करें, इसकी कहां गया अपना दूसरा भाई साहब? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से सुनो क्या बोला आपकी बुक ने। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस when it will going to react with your water molecule which is in the liquid state। यहां पे भी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया बच्चों, ये भी रिएक्शन कर लेता है। CO2 और H2O मिलके बनाते हैं H2CO3। मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? H2CO3। व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बोनिक एसिड। जो आप लोग सोडा पीते हो ना, सोडा, स्प्राइट, कोक, पेप्सी, जो भतेर भतेर तरीके की चीज़ें, ऐसा नहीं पीना चाहिए, गलत चीज़ें होती है, अपनी बॉडी को खराब ही करती हैं। फिर भी चलो, अगर आप पीते होंगे
तो उसके अंदर यही एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। और ये एसिड ऐसा मत सोचना कि एसिड है तो हमारे शरीर के लिए खराब है, उसके अंदर जो चीनी पड़ी होती है, उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है, वो हमारे शरीर के लिए खराब होता है। कार्बोनिक एसिड इज ओके। ओके, समझ में आ गया? तो ये दो एक्सेप्शन समझ में आ गया। कौन कौन से? एक आपका अमोनिया का एक्सेप्शन और एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, सो अमोनिया में NH3, इसका CO2। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वाई दे डोंट फॉलो दैट हेनरीज कांस्टेंट या फिर हेनरीज रूल? क्यों नहीं फॉलो करते भैया? क्योंकि वो रिएक्शन कर लेते। तो ये बहुत ही स्लाइटली होते, बहुत ही कम, हम लोग कह सकते हैं सॉल्युबल होते हैं। अगर इनका प्रेशर बढ़ाओगे तो, अगर इनका प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बहुत ही कम चांस है कि ये क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल। तो वो लाइन भी ऐड कर देना वहां पे। ओके, समझ में आया? चले आगे, चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक और चीज है बच्चों, यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। अब हमें पता करना है कि हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट क्या है, क्योंकि अब देखो हेनरीज लॉ को ना, हेनरीज लॉ के ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे बस अभी हेनरीज यूनिट बताने के बाद। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, जैसा कि आपको पता होगा। नहीं पता है तो बता देता हूँ। अगर आपने एग्जाम में पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, आंसर आपका भले ही सही है, पर अगर आपने यूनिट नहीं लिखा ना तो आपके 1 मार्क्स कट जाते हैं, पूरे 1 मार्क्स आपके कट जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक यूनिट लिखने के लिए। तो यूनिट लिखा करो, एंड यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करनी है बच्चों हमको हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट की। क्या होगा यूनिट? हेनरीज कांस्टेंट होता क्या, पहले वो देखते हैं। ये है आपका सोल्युबिलिटी इक्वल टू AHP। सही बात है, सही बात है। अगर मुझे बच्चों इक्वेशन बनानी है इसके लिए तो क्या होगा? ये प्रेशर इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी लग सकती है, AH इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी अपॉन प्रेशर, सोल्युबिलिटी अपॉन प्रेशर। सही बात है, ये हम लोगों ने किया हुआ है ना, ये हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। सही है। अब सोल्युबिलिटी की यूनिट मैंने याद करो आपको, यूनिट सॉरी लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था सोल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पढ़ाया था ना मैंने आपको, मोल पर लीटर। सही है। तो एस की यूनिट क्या होगी? एस की यूनिट होती है बच्चों मोल पर लीटर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लीटर ऊपर चला जाता है ना, तो मोल लीटर इनवर्स भी आप ऐसे करके भी चीजें लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है। फिर वही अगर मैं बात करूं बच्चों प्रेशर की, अब प्रेशर की कई सारी यूनिट होती है, पर यहां पे हम लोग जो यूनिट यूज कर रहे हैं वो है बार। कौन सी? बार। समझ लो, वो वाला बार नहीं। ठीक है, हम लोग बात करें प्रेशर की यूनिट की। तो प्रेशर का यूनिट क्या है? बार। और सोल्युबिलिटी का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। तो यहां पे लिख ले, वो आ जाओ। सोल्युबिलिटी का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। और प्रेशर नीचे प्रेजेंट है तो इसी के यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो बार आ जाएगा। सही बात है, क्योंकि प्रेशर आपका कहाँ प्रेजेंट है? नीचे साइड प्रेजेंट है ना, तो वो आपके लीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी आपकी? ये ऊपर चलेगा तो क्या बन जाएंगे आपके यूनिट? मोल लीटर इनवर्स और बार इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स और बार इनवर्स। ठीक है, समझ में आई बातें? ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, ध्यान रखेंगे एक और बात, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो कभी कभी जो एग्जामिनर है वो आपका हम लोग कह सकते हैं आपको थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए सॉल्युबिलिटी की जगह वो मोलैरिटी लिख सकता है। समझ लो, एक्चुअली में सॉल्युबिलिटी एंड मोलैरिटी आर सेम थिंग, क्योंकि मोलैरिटी की यूनिट भी सेम यही होती है। मोलैरिटी की यूनिट भी यही होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो मोलैरिटी की यूनिट भी यही है, सॉल्युबिलिटी की यूनिट भी यही है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पर आपको बोला रहेगा टू फाइंड मोलैरिटी, भैया मोलैरिटी फाइंड करो। तो उस टाइम पर आप डर सकते हो कि भैया हेनरीज लॉ में तो मोलैरिटी कहीं है ही नहीं। ऐसा नहीं सोचना है आपको, आपको हमेशा याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। क्लियर है? क्लियर है? तो मोलैरिटी भी आपको दिमाग में रखना है, तभी आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होंगी। एक और चीज मुझे बतानी है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, अभी हम लोग करेंगे सॉल्व, उस टाइम पे आपको यूनिट का ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया, ये वाला तो यूनिट आपको ध्यान रखना ही है कि जब भी आपको
KH आया तो उसका जो भी वैल्यू होगा आपको उसको कौन से यूनिट में डालना है, मोल, लीटर इनवर्स, बार इनवर्स, ये तो आपको देखना है। साथ साथ में आपको प्रेशर का जो यूनिट है ना उस पर भी ध्यान रखना है, प्रेशर का जो यूनिट है ना उस पर भी ध्यान रखना है, बिकॉज देयर आर वेरियस यूनिट ऑफ प्रेशर, और कोई भी दे सकता है, कोई भी वहां पे बच्चों दिया जा सकता है, समझ रहे हो। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है दैट 1 ATM, देखो बहुत सारी यूनिट है प्रेशर की और इनमें से कोई भी यूनिट आपके एग्जाम में दी जा सकती है, तो आपको उस यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा बार में, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बार में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कोई भी यूनिट होती है उसको सिर्फ फॉर्मूला में डाल के सॉल्व करके आ जाते हैं, अरे बच्चा गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहां पर आपको कौन सी यूनिट लेनी है, बार वाली यूनिट ही लेनी है, समझ रहे हो, बार वाली यूनिट ही लेनी है, तो आप कोई भी यूनिट को नहीं पुट कर सकते। जैसे मैं आपको बताता हूं 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार, ठीक है, और क्या था 740 है शायद 760 इज इक्वल टू 760 mmHg इज इक्वल टू 760 टॉर। ये 4 यूनिट है बच्चों प्रेशर की, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो मान लो अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और न्यूमेरिकल में मान लो आपको mmHg में आंसर आ गया, मतलब वैल्यू दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है mmHg, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि नॉर्मल फॉर्मूला लिखेंगे S इज इक्वल टू KH/P और इस प्रेशर में ये mmHg वाला ही वैल्यू उठा के डाल देंगे, पर ये गलत हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि क्या करना है आपको, आपको बच्चों इस mmHg को कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले किसमें, बार में। अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना ही बार है, पर अगर इन दोनों में से कुछ आ गया तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। कैसे कन्वर्ट करोगे आप, बड़ा ही सिंपल है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल कि आपको दे दिया है, कितना दिया रहेगा, चलो मान लो बच्चों आपको दिया है 130 mmHg, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 130 mmHg दिया हुआ है और मैंने बोला कि भैया इसको पहले बार में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले बार से, कितने बार से, 1 बार से, कितने बार से, 1 बार से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो मतलब आप बार से मल्टीप्लाई करोगे इसको और आपको ये यूनिट को काटना है, तो इस यूनिट को काटने के लिए आप सेम यूनिट नीचे भी लोगे, तो मतलब कौन सी यूनिट लोगे, ये वाली यूनिट, और कितना वैल्यू होता है इसका, एक बार में कितना वैल्यू होता है इसका, 760 mmHg, समझ रहे हो ना। आपने क्या किया, ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, बस आपने ऊपर बार से मल्टीप्लाई किया और नीचे 760 से मल्टीप्लाई किया, 760 mmHg, बिकॉज दे आर इक्वल, दोनों इक्वल है, ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे फायदा क्या है पता है, फायदा आपका ये है कि इस कंडीशन में ये mmHg कट जाएगा, जो भी आप सॉल्व करोगे ना वो वैल्यू किस में आएगी, बार में आएगा। अब इसका कितना आंसर आएगा, सॉल्व करो, तुम लोग सॉल्व करो यार, मैं तो कैलसी से कर लेता हूँ फटाक से, देखो भैया समय ज़्यादा लग जाएगा ना, तो 130 डिवाइड बाय 760, तो आंसर कितना आएगा, ऑलमोस्ट 0.171 बार, क्योंकि बार यहाँ पर बचा हुआ था, समझ रहे हो। तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना है किसी भी वैल्यू को, अगर आपको mmHg में आ गया है तो सिंपली इसको क्या करना है, 1 बार से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है 760 mmHg से, 760 mmHg से। आगे सॉल्व करवाऊंगा तो आपको वहां पे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको वैल्यू किस में मिलेगी, बार में, एंड यू हैव टू कन्वर्ट द प्रेशर यूनिट इन बार, बार में ही आपको कन्वर्ट करना है और इस वैल्यू को ही आप डालोगे किसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर, सही है ना। आप सोचो आप अगर ये वैल्यू डालते हैं और ये वैल्यू डालते तो दोनों वैल्यू कितनी डिफरेंट है, आपको आंसर कितना अलग मिलता, आपका आंसर कभी सही नहीं होता, समझ रहे हो। इसीलिए ना बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं न्यूमेरिकल में, फिर बच्चे डरते हैं न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल डरने जैसी कुछ चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको यूनिट्स पे ध्यान देने हैं और अपने कैलकुलेशन पे ध्यान देने हैं। आपको यूनिट्स देखना है कि किसकी कौन सी यूनिट है, कौन से फॉर्मूले में कौन सा यूनिट लग रहा है, सही है, और चीज़ों को थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज करना है, सही हो जाएगा आपका। सारे न्यूमेरिकल फ्री के मार्क्स होते हैं मेरी मानो तो, ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो अब इतना सब ज्ञान देने के बाद आ जाओ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, इतना सब ज्ञान देने के बाद आ जाओ बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2.1, आप ही के टेक्स्ट बुक से लिया गया न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है इस न्यूमेरिकल में, द सॉल्युबिलिटी, थोड़ा डार्क पेन लेते हैं, क्या बोल रहे हैं देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस, ठीक है, N2 गैस की बात हो रही है। अब देखो N2 गैस है तो आपको दिमाग में ये नहीं सोचना है कि यार इसका एटॉमिक नंबर ढूंढना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं है,
यहाँ पे नहीं देखना, ठीक है। इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया है, भाड़ में जाए, टेम्परेचर से अपने को मतलब ही नहीं है। अगर अपन हेनरीज लॉ कर रहे हैं तो हेनरीज लॉ में सिर्फ प्रेशर की वैल्यू है, टेम्परेचर की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो भाड़ में जाए टेम्परेचर कितना है एट 1 बार, देखो यहाँ पे बार दिया हुआ है, कितना है सोल्यूबिलिटी इसका 6.85 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स। You have to calculate what we have to calculate. We have to calculate Henry's law. Okay, Henry's law constant. We have to calculate molarity of N2 gas dissolved in the water. अब देखो यहाँ पे molarity आ गया। अब आप बोलोगे सर molarity क्या है? molarity ही तो solubility है। अब यहाँ पे जो solubility दी थी वो 1 बार के हिसाब से दी थी। अब आपको जो molarity या फिर solubility कह सकते हो वो कैलकुलेट करनी है 0.75 बार के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला और सबसे अच्छी चीज होती है बच्चों, आपको लिखना है गिवन। यू हैव टू राइट व्हाट इज गिवन। क्या क्या दिया हुआ है? सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है N2 गैस का, तो आप ऐसे लिख सकते हो सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस कितनी है, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे ही लिखो, छोड़ो ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। सॉल्युबिलिटी कितनी दी हुई है बच्चों? 6.85 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स। सही बात है। फिर दूसरी चीज क्या दी हुई है? टेम्परेचर से मतलब नहीं अपने को, प्रेशर दिया हुआ है। प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर कितना है? 1 बार, कोई दिक्कत, बार दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या फाइंड करना? और कुछ नहीं दिया हुआ। क्या? वी हैव टू कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्या फाइंड करना है बच्चों हम लोग को? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? 2 चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहला हमको क्या फाइंड करना है? KH, दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और दूसरा बच्चों आपको क्या फाइंड करना है? मोलैरिटी एट बार 0.75। तो मतलब आप ऐसे लिख दो, बड़ा M यानी मोलैरिटी एट 0.75 बार कितनी है ये कैलकुलेट करना। 2 चीजें हमें क्या करनी है बच्चों? कैलकुलेट करनी है। अब यहां पे हम लोग एक लाइन खींचते हैं और अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, आ जाओ बच्चों, देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है? KH फाइंड करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है अपना? सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KHP। यहां पे आपको लिखना है, ऐसे करके आप लिख सकते हो हेनरीज लॉ। ऐसे लिखोगे ना बच्चों आप तो थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेबल लगता है, टीचर को पता चलता है कि हाँ मतलब बच्चे को आता है, बच्चे को हेनरीज लॉ भी आता है, तो टीचर मार्क्स दे देता है। समझ रहे हो? आपको सॉल्युबिलिटी दी हुई है कितनी? आपको दी हुई है बच्चों 6.85 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे नहीं लिखोगे यूनिट तो भी चलेगा। व्हाट वी हैव टू फाइंड? KH नहीं दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है 1, ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है 1। तो कैसे होगा? ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये आके डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइड में रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, सेम ही वैल्यू रहेगा। तो KH का वैल्यू क्या आ गया? 6.85 इंटू 10⁻⁴। अब इसका यूनिट लिखना है आपको। क्या यूनिट है? मोल लीटर इनवर्स और लीटर इनवर्स और बार इनवर्स, ठीक है, समझ में आ गया। सो आपको KH की वैल्यू मिल गई। जहां पे आपको वैल्यू मिली उसको ऐसे बॉक्स बना दो, जहां पे आपका आंसर है उसको ऐसे बॉक्स बना दो, ताकि आपके टीचर को हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर आपका आंसर है। वरना टीचर को ढूंढना पड़ता है, कहाँ है आंसर, कहाँ, अच्छा यहाँ पे है क्या, ऐसे दिक्कत होता है, टीचर गुस्सा आ जाता है, यार कैसा इसने सॉल्व किया, समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या करो, ऐसे डब्बा बना दो आंसर को, तो टीचर फटाक से देख लिया, अच्छा इधर है क्या, गुड, वेरी गुड, इसको मार्क्स देती हूँ मैं। ठीक है, पहला सॉल्व हो गया। दूसरा क्या फाइंड करना है बच्चों? वी हैव टू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ N2 गैस डिसॉल्व इन द वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एट द एटमॉस्फेरिक इज 0.75 बार। ठीक है, तो सिंपल है, आपको क्या फाइंड करना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नथिंग बट सॉल्युबिलिटी। तो सेम फॉर्मूला है, आप M लिख सकते हो या S लिख सकते हो, चलेगा। मैं M लिखता हूं, MKHP। सेम फॉर्मूला है, आप इसकी जगह S भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे S भी लिख सकते हो, सेम। क्या है S कितना है? S कितना है आपको नहीं पता, S फाइंड करना है। KH अभी हम लोग ने फाइंड किया, कितना था? 6 पॉइंट, अभी हम लोग ने फाइंड किया ना,
KH की वैल्यू कितना था 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय प्रेशर। कितने प्रेशर पे है ये कितने प्रेशर फाइंड करना बच्चों अपने को 0.75 पे, तो मल्टीप्लाई बाय 0.75, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। क्या आएगा आंसर, मल्टीप्लाई करो भाई, क्या है वैल्यू 6.85 इंटू 0.75, तो 4.93 इंटू 10⁻⁻⁵ क्यों लिखा मैंने, 4 आएगा ना यहाँ, ठीक है, सिंपल है बच्चों। एक सेकेंड ना, इतना ही आया, सही है हाँ, तो 5.138 इंटू 10⁻⁻⁴। नाउ इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट मैंने आपको बताया है मोल लीटर इनवर्स, दिस इज एस और यू कैन से एम, मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी, दिस इज द आंसर। समझ में आया, समझ में आया, 85 से मल्टीप्लाई, वेरी गुड, सही है। 5.1375 आ रहा है, तो 1375 मतलब 5 के बाद आया तो 8 डाल देते हैं अपन। समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया, लेट्स मूव। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए समझिए, क्या है, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इज 0.159 मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स दिया हुआ है, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, भूल जाओ। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एट द प्रेशर ऑफ कितना 130 mmHg। अब देखो ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे आ गया है mmHg। नाउ you have to convert this mmHg into bar, you have to convert this mmHg into bar, उसके बाद ही आप solubility फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपके फॉर्मूले में ही बार है बच्चों, सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस, सबसे पहले गिवन विवन लिख लो, सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों आपको, गिवन डाटा। व्हाट इज गिवन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी KH का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.159 मोल लीटर इनवर्स और बार इनवर्स, ठीक है। हाँ, प्रेशर दिया हुआ है कितना 130 mmHg। टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द सॉल्युबिलिटी, सही है। आ जाओ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले स्टेप में हमें इस प्रेशर को बच्चों कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसके अंदर, बार के अंदर, सही है। तो प्रेशर आपको दिया कितना है, प्रेशर आपको दिया है 130 mmHg में, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लाइक दिस, 130 mmHg इंटू 1 बार, मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय कितना था 760 ना, तो 760 mmHg, सही है। तो देखो ये और ये सेम है, मैंने आपको बताया था ना, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ देखो ये और ये सेम है, इज इक्वल टू है। तो आप ऐसा सपोज करो ना, जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं ना, मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, ऐसे करते हैं ना हम लोग, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज द सेम थिंग, आप ऊपर भी सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे भी सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बस सीन ये है कि आप उसका यूनिट चेंज कर रहे हो, बाकी वो चीजें सेम है, सही है। अब इसको ये करो, सॉल्व करो, कितना आएगा 130 डिवाइड बाय 760 आएगा बच्चों 0.171 बार। मुझे पता है आपके एग्जाम में फोन नहीं मिलेगा, कैलसी नहीं मिलेगा, आपको हाथ से करना है, ठीक है, पर मेरे को थोड़ा फास्ट करना है ना, इसलिए मैं हाथ फोन से कर रहा हूँ, आप कर लेना अपने हाथ से, चलेगा, कोई दिक्कत की बात। कितना आ गया बार बच्चों, आपको प्रेशर मिल गया बार के अंदर,
नाउ दिस यू हैव टू पुट इन द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज द solubility is equal to kh into pressure. What is the kh? 0.159, right? 0.159 into what is the pressure we got? Where is that pressure? अगला स्लाइड आ गया था. 0.171. 0.171. तो मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई कर लो. कितना आएगा? 0.159 इंटू, भाई गलत हो गया, 0.159 इंटू 0.171. $0.2718. ये है क्या आंसर? 0.2718 या फिर 0.02. क्या दिक्कत है बच्चों? मेरे हिसाब से 0.02 आएगा क्योंकि कैल्सी में ये आ रहा है. बाकी आई डोंट नो. आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? 0.271. तो कैल्सी के हिसाब से तो आंसर आ रहा है 0.027 मोलार, या फिर आप लिख सकते हो मोल्स लीटर इनवर्स. आपकी बुक में 0 पॉइंट लिखा हुआ है. अब आई डोंट नो कौन सा सही है. ठीक है, मैं चेक करूंगा इसको, घर पे जाऊंगा चेक करूंगा कि आपके बुक का सही है या मेरा सही है, और मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में बता दूंगा. टेंशन मत लो, ठीक है. लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से ये वाला सही लग रहा है मेरे को. बाकी आपकी बुक में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है कि 2 0 दिया हुआ है ना, तो 0.27 आई डोंट नो व्हाई. समझ में आ गया? इतना चलेगा? ठीक है. तो बच्चों का स्क्रीनशॉट ले लो, का स्क्रीनशॉट ले लो. बहुत इजी था, बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी है. ठीक है, ये वाली चीज़ ध्यान में रखो. आपका सोल्यूशन डन है. ले लिया स्क्रीनशॉट? कभी ले लो. डन. ओके. तो बच्चों इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं. आगे जो रॉल्ड्स लॉ है वो चीज़ें हैं उसे हम लोग अगले लेक्चर के लिए रखते हैं. ठीक है. आई होप बच्चों आप लोग को ये जो लेक्चर है ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी. जो मैंने न्यूमेरिकल्स बताए थे हेनरीज लॉ के ऊपर वो आपको समझ में आ गया होगा और हेनरीज लॉ आपको क्लियर होगा. ठीक है. सो इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं. जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग आगे की बातें करेंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे इस चैप्टर को. ठीक है. इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक ज़रूर से कर देना इस वीडियो को. ठीक है. चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो ज़रूर से दबा दो. बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो. ठीक है, ताकि हम लोग हमेशा मिलते रहें, हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको आती रहे. ठीक है बच्चों. तो मिलता हूँ आप लोगों से एक अगले लेक्चर में जहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड कीप स्टडी.